भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पे उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच पे प्रदेश के सचिव और युवाओं के लिए प्रेरणा के सतत स्रोत श्री ओपी चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी एवं तमाम मंचस्थ वरिष्ठ अधिकारीगण। साथियों, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज रायगढ़ की इस पुण्य भूमि पर मोदी एट 20 जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे सर्वाधिक, ऐसे तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिससे हम सबको अवगत होना। पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में इतने लंबे समय तक एक हेड ऑफ द स्टेट के रूप में, ये रिकॉर्ड पहले अमेरिका के बिल क्लिंटन के पास था, अमेरिका में गवर्नर के रूप में, फिर अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लंबे समय तक सेवा दिया। लेकिन लगातार 2002 से हमने देखा है किस प्रकार से 20 वर्षों से अधिक का समय नरेंद्र मोदी जी सतत भारतवासियों की सेवा में लगा रहे हैं। साथियों, एक पुस्तक में या एक ऐसे सत्र में उनके 50 वर्षों के सामाजिक जीवन के तपस्या को वर्णन करना संभव नहीं है। 5 दशक से अधिक का उनका सामाजिक जीवन है और लगातार हम सब यहाँ सभागार में जितने भी भाई और बहन बैठे हैं, हम सबको पता है कि हमारे लिए अगर कोई एक हमारा वाक्य है तो वो है राष्ट्र सर्वोपरि। हम सब सक्रिय समाज के कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा विचार क्या है, तो हमारा विचार एक है, वो विचार है राष्ट्र सर्वोपरि। अभी 15 अगस्त को 5 प्रण के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने एक मार्ग रखा। आजादी का अमृतकाल, जब देश को 100 वर्ष होंगे आजादी के, तो हमें किस दिशा में आगे जाना है। इस दृष्टि से हमें यह समझना होगा कि पिछले 8 वर्षों में जो हमने बुनियादी परिवर्तन देखा है, यह संभव था क्या? जिस प्रकार से परिवारवाद, जातिवाद पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा। साथियों, जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारे लिए इस सभागार में बैठे एक एक व्यक्ति के लिए वो सिर्फ नारा नहीं है, हम सब के लिए प्रतिबद्धता। इतना लंबा समय लग गया। बहुत सारे ऐसे काम थे जो मोदी जी के ही और भारतीय जनता पार्टी के पुरुषार्थ में ही संभव था। इस देश को 75 साल लग गए। 7 दशक से अधिक का समय लग गया कि अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंचाना है, द्रौपदी मुर्मू जी को। 75 साल लग गए। और जो लोग, मैं तो बिहार से आता हूं साथियों, बिहार में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे, जातिवाद की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, उन्होंने अवरोध पैदा किया। वो चाहते नहीं थे कि उड़ीसा के पिछड़े इलाके से अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला वो राष्ट्रपति बने। हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना। और ये संभव तभी होता है जब हमारा व्यवहार और हमारे विचार में एक संगम हो, एक गठबंधन। अभी बिहार में एक बड़ा उलटफेर हुआ। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से लगातार जातिगत जनगणना, आपको मौका मिला तो आपने मंत्री किसको बनाया?
एक वर्ग, एक समुदाय, एक परिवार। आप कहते क्या कि जिनको सम्मान नहीं मिला है, जिनको शासन में, प्रशासन में भागीदारी नहीं मिली है, हम उनके लिए करेंगे। क्या यदि ऐसा होता तो क्या अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने से आपने रोका होता? साथियों, ये मोदी जी की दूरदर्शिता में ही संभव था कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब उसका टर्म खत्म होता है राष्ट्रपति भवन में, तो उसके स्थान पे, उसके रिप्लेसमेंट पे आदिवासी समाज की महिला को वहां भेजा जाता है। साथियों, हमें पता आज तक इस देश में जातिवाद के साथ साथ तुष्टीकरण का एक कैंसर फैला हुआ था। इसी देश के प्रधानमंत्री 2007 में मनमोहन सिंह कहते थे, इस देश के संसाधनों पे पहला हक यदि किसी का है तो देश के अल्पसंख्यकों का है, देश के मुसलमानों का है। अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, तो हम स्वागत करते हैं आपका। लेकिन 2014 में मुझे आज भी वो दिन याद है, हमें आज भी वो दिन स्मरण है कि मोदी जी का सदन के पटल पे पहला भाषण हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देश के सामने अपनी बात कही कि मेरी सरकार, एनडीए की सरकार, ये सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार रहेगी और पिछले 8 वर्षों में करके दिखाया गया है। साथियों, ये मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव है। जहां एक तुष्टीकरण होता था, अब तृप्तिकरण की बात हो रही है। हम तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर आ रहे हैं। आज हमने ये संकल्प लिया, हमने ये सपना देखा। जब जनधन योजना की बात हुई तो देखा कि भाई इस देश में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है, वंचितों का, दलितों का, अनुसूचित जनजातियों का, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर से बाहर है। ये सपना देखा मोदी जी ने कि हम इस देश से आर्थिक छुआछूत को समाप्त करने का काम करेंगे, और वो आर्थिक छुआछूत को समाप्त किया गया। देश भर में 45 करोड़ बैंक के खाते खोले गए। साथियों, बहुत बड़ी विपदा आई थी, कोरोना का काल आया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार इस इतनी बड़ी विपदा, सदियों में ऐसी विपदा कभी आती है। वो तो जनधन आधार का संगम था कि लगातार केंद्र से जो आवंटित किया गया हम सबको मिला। इसी व्यवस्था में हमने पहले सुना था, इसी देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जमीन पे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कहां गायब हो जाता है। लेकिन आज ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए भी यहां पहुंचता है, कोई 1 पैसा नहीं कम होता है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिनको परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार के आगे कुछ दिखता नहीं था, आज देश की राजनीति का व्याकरण बदल गया है। आप देखिए अपने विरोधियों को किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 14 के बाद, मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेगा वो राजनीति करेगा। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पहले होती थी क्या? मैनिफेस्टो आपने बता दिया, आपने घोषणा पत्र दे दिया, उस घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेही क्या होगी? जब बात हुई, हर घर नल की बात हुई, हर घर शौचालय की बात हुई, और ये करना आवश्यक है दोस्तों, ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2014 से पहले हमने देखा, 2014 से पहले मात्र 35% ग्रामीण घरों में शौचालय था। लेकिन ये मोदी जी के दूरदर्शिता में ही संभव हुआ कि 2019 में वो 34% से बढ़ के 98% हो जाता है। तो अगर हम तृप्तिकरण की बात करें, तृप्ति कब होती है? तृप्ति कब होती है? जब हर घर नल पहुंचे, हर घर पीने योग्य पानी पहुंचे, सबके पास घर हो रहने का, सबके पास बैंक के खाते हो। आज भी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प शक्ति के साथ यदि कोई काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमने देखा
और लगातार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब धारा 370 को हटाने की बात हुई, जब सीए को लागू करने की बात हुई, जब राम मंदिर को बनाने की बात हुई, तो ये संकल्प हम लोगों ने लिया था, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने लिया था। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान को पूरा करने का काम। जब आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने की बात हुई, तब भी हमारे विरोध में लोग खड़े हुए, और मुझे समझ में नहीं आता खास तौर पे हमारे विपक्षी जो है उनका क्या विचार है। धारा 370 के वजह से साथियों, आप सबको याद होगा ये बात कि धारा 370 के वजह से जम्मू कश्मीर के दलित, जम्मू कश्मीर के आदिवासी, जम्मू कश्मीर की महिलाएं बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जाती थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद आरक्षण के साथ साथ तमाम ऐसे सशक्तिकरण के उपाय वहां की महिलाओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए अब संभव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले देश में क्या होता था? तमाम आक्रमण हो रहे हैं। 2008 में अटैक हुआ, कोई भी व्यक्ति आया हमारे ऊपर आक्रमण किया और चला गया। लेकिन 2014 के बाद साथियों, 2014 के बाद यदि आप कश्मीर को छोड़ दें तो भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है। और ये शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी जी का पराक्रम और उनके पुरुषार्थ का ही नतीजा है। हम सब जानते हैं कि 2008 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि इस देश के आंतरिक सुरक्षा पे सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो नक्सल हिंसा का है। ये नक्सल हिंसा आज से 9 साल पहले 200 से ऊपर जिलों में था, आज सिमट करके मात्र 30-35 जिलों में रह गया। तो ये जानना पड़ेगा साथियों कि हमने अब तय किया, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे देश के सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन पहले क्या हुआ? और लगातार ये हमें पूछना हो, हमें लोगों से पूछना चाहिए, खास तौर पे जो हमारी विरोधी मित्र हैं वो लगातार इन प्रश्नों पे शांत हो जाते हैं। राजस्थान में इतनी दर्दनाक घटना होती है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में होते हैं। इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का मेहनत, और ऐसा तो हम लोगों ने भी देखा, और यहाँ सभागार में बैठा कोई भी व्यक्ति उससे असहमत नहीं हो सकता है कि जितनी मेहनत, जितना पसीना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती की सेवा में बहाते हैं, वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तुलना में सबसे ज्यादा है। साथियों, शासन में, प्रशासन में हम सबको एक विषय का हमेशा ध्यान रखना होता है, वो है संवेदनशीलता। हम कितने संवेदनशील हैं, हम कितने सेंसिटिव हैं। इस देश में गरीब होने की पीड़ा क्या होती है, इस देश में पिछड़ा होने की पीड़ा क्या होती है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। इसलिए जब बात हुई, जब ये कल्पना किया गया कि कब तक, आखिरकार कब तक हमारी माताएं और बहनें चूल्हे पे खाना बनाएंगी, ये निर्णय लिया गया। जब तृप्तिकरण की बात तय हुई तो हमने ये निर्णय लिया मोदी जी के नेतृत्व में कि आखिरकार वो समय दूर नहीं है जब हर घर में चूल्हा हो। और गरीबी का, पिछड़ेपन का दंश यदि किसी ने झेला है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट हैंड झेला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। ये राहुल जी ने किया है क्या? ये प्रियंका गांधी जी ने किया है क्या? इसीलिए गरीब होना क्या होगा, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में पैदा होना क्या होता है, इसका दर्द यदि कोई जानता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। साथियों, आखिर कुछ तो कारण है दोस्तों कि हमें समझ में नहीं आता कि 2014 में हमें जनादेश का आशीर्वाद मिला, 2014 समाप्त होता है, 2019 आता है। 2019 में 2014 के मुकाबले हमें 4.5 करोड़ लोगों का आशीर्वाद अधिक मिलता है। क्या कारण है? आखिरकार ये करिश्मा, ये पुरुषार्थ और अपार जनता का आशीर्वाद ये क्यों मिल रहा है?
जहां की राजनीति के व्याकरण में लगातार जातिवाद, जहां के राजनीति के व्याकरण में लोग लगातार तुष्टीकरण करते थे, वहां ये बुनियादी परिवर्तन अब आया है। और साथियों, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर अभी भी हमारे विपक्ष के साथी ना सुधरे, अभी भी वही परिवार के बीच में ही रह जाए, अभी भी उन्हीं वंश के बीच में रह जाए, तो उनकी प्रासंगिकता आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है, हम सबके लिए सम्मान का विषय है। आज पूरे विश्व में 15 से अधिक ऐसे राष्ट्र हैं, 15 से अधिक ऐसे राष्ट्र हैं जहां का सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, 15 से अधिक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। पूरा विश्व, पूरी दुनिया जिस व्यक्ति का लोहा मान रही है, क्या हम सब के लिए गौरव का विषय नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? क्या हम सब के लिए ये सम्मान का विषय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं? एक स्टेट्समैन की तरह साथियों, हमने ये बताया, वो चाहे अंत्योदय की संकल्पना हो, हमने ये करके दिखाया। लगातार मीडिया पे हमारे साथी ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिरकार आप गुजरात में थे, और गुजरात को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से भी ये सिद्ध हुआ कि कुछ नहीं, बस एक प्रोपोगेंडा और एजेंडा के तहत उन पर आक्रमण हो रहा था। गुजरात में जो काम हुआ, गुजरात में बहुत बड़ी विपदा आई, बहुत बड़ा भूकंप आया था। लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कैसे होगा, तरह तरह की बातें किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन कठिन परिस्थितियों में भी गुजरात की कमान नरेंद्र भाई को मिलती है। और गुजरात साथियों देश का पहला ऐसा प्रदेश बनता है जहां के गांव में 24 घंटे बिजली दी जाती है। उस समय ऐसी कोई संभावना नहीं थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही संभव हुआ। 15 साल पहले, 20 साल पहले का समय हम सबको याद है। हम प्रमुखता से हिंदी भाषी पार्टी के लोग माने जाते थे कि भाई आप तो विंध्या के उस पार के लोग हैं, आपका यहाँ पे कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, हर जगह हम लोगों ने लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करके वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। दक्षिण भारत में कर्नाटक देखिए, आज जिस गति से, जिस प्रगति से हम लोग काम कर रहे हैं, हम सबको ये सम्मान का विषय है कि आज हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना यदि किसी ने की है तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो पाया। दोस्तों, हम जानते हैं, आज आप हमारे पार्टी का मूल्यांकन करिए। हमारे संगठन में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कि हमारा सबसे उच्चतम निर्णायक बॉडी होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के जिले की टीम हो, मंडल की टीम हो, वहां पे समाज के सभी वर्गों को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए कि लगातार उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूरब हो, पश्चिम हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सभी लोगों की बात यदि कहीं सुनी जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही सुनी जाती है और ये लोगों ने स्वीकारा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में ये बुनियादी परिवर्तन और ये छोटे परिवर्तन है जिसे हमें समझना चाहिए। या तो वो स्वच्छ भारत मिशन की बात है। स्वच्छ भारत मिशन से हमने जब ये सपना देखा कि हर घर शौचालय बनाएंगे, ओडीएफ का सपना हमने देखा है, तो ओडीएफ के माध्यम से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक का ये आंकड़ा है कि ओडीएफ की वजह से, शौचालय बनाने की वजह से हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए को बचाया है, जो कि बीमारी के खर्चे में जा सकता था। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है साथियों कि आप अगर एक सशक्त नेतृत्व के साथ आते हैं, एक आइडिया के साथ आते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मार्च में जब ये विभीषिका आई, वैक्सीनेशन का कोई आइडिया नहीं था किसी को कि वैक्सीनेशन कैसे बनेगा,
दूर दूर तक लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, लोगों को घरों के अंदर रखना था। जनता कर्फ्यू का दिन वो याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? इतने बड़े देश में जनता कर्फ्यू कराना किसी और व्यक्ति के द्वारा संभव था? उनके एक नारे पे लोगों ने जनता कर्फ्यू को स्वीकार किया और सम्मान दिया उस निर्णय को सम्मान दिया। आज जब नरेंद्र भाई बोलते हैं कि हम हर घर तिरंगा की संकल्पना करेंगे, तो लोग अपने छतों पर तिरंगा स्थापित करते हैं। ये शक्ति, ये प्रतिभा और किसी नेता में मेरे जीवन काल में तो मैंने नहीं देखा। इसलिए साथियों, लगातार इस वर्ष की शुरुआत में एक प्रकार से वो जनरल इलेक्शन था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, दक्षिण में गोवा में चुनाव हुआ, मणिपुर में चुनाव हुआ, उत्तराखंड में चुनाव हुआ। 5 में से 4 राज्यों में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पिछले बार से ज्यादा बड़े मार्जिन से बनती है। ये संभव है क्या? साथियों, आपको मैं पुनः बताऊं, इस देश की राजनीति बदल रही है। इस देश की राजनीति का जो व्याकरण है वो बदल रहा है। अंतिम आक्रमण है। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा, यह अंतिम आक्रमण है परिवारवादी शक्तियों के ऊपर, और लगातार हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं। कई बार मैं टेलीविजन पे जाता हूं तो हमारे ऊपर भी आरोप लगता है कि भैया आपके यहां भी परिवारवाद है। साथियों, इससे बचना नहीं है, इसका सामना करना। आप उनसे पूछिए, अगली बार कोई भी व्यक्ति या कोई भी विरोधी या कोई भी मीडिया वाला आपसे सवाल पूछे परिवारवाद का, तो आप बोलिए उनको कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में क्या कभी कोई पिता पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है? ये विचार मैं आपके सामने रखना। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो हमारी पार्टी है वो फैमिली एंटरप्राइज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे आज तक हमारे पास ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो दिखाता है कि हम बाकियों से अलग कैसे हैं। अगर किसी में प्रतिभा है तो हो जाए, लेकिन परिवारवादी पार्टी, अपने पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल में बिहार से आता हूं, वो जब न्याय की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री बनना है तो स्वयं बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनाना है तो भाई को बनाएंगे, राज्यसभा भेजना है तो बहन को भेजेंगे। देखिए, हमारे समझ के परे है। आपके लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से शुरू होती है और आपके परिवार पे ही खत्म हो जाती है। ये सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय तब होता है, सामाजिक न्याय की परिभाषा तब चरितार्थ होती है जब एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। यह सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय के नाम पे अब भारत के लोगों को आप बरगला नहीं सकते, आप भ्रमित नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या मंडल की टीम हो या जिले की टीम हो, हर जगह हर वर्ग से हर जाति से सबको सम्मान और प्रतिनिधित्व कहीं मिलता है तो हमारे यहां मिलता है। आप आकलन करके देखिए, आप यदि आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के इतिहास में सबसे अधिक अभी जो मंत्री परिषद का गठन हुआ है, इस मंत्री परिषद में महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अभी मिली है। तो देश देख रहा है, देश समझ रहा है साथियों कि अब आपको यदि ऐसा करना है, अब आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि हम लोगों के पास ये स्वर्णिम अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है कि लगातार एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन, उस व्यक्ति का एक ही सोच है, राष्ट्र सर्वोपरि। उस व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता तभी होती है जब इस देश का गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान आती है। जब उसने सोचा, जब तृप्तिकरण की बात हुई, भाई हम तो चाहते हैं टेलीविजन पे कोई हमसे बात करे कि भाई आपके फलाने योजना में फलानी कमी रह गई, उसको आओ पूरा करते हैं। लेकिन आज भी विपक्ष वहीं लगा हुआ,
भ्रष्टाचारियों के बचाव में उनके सारे नेता खड़े हो जाते हैं। आज तक आपने देखा कभी कि किसी ढंग के मुद्दे पे विपक्ष के नेता सड़क पे आए हों? वो चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली जाते क्यों है? ताकि भ्रष्टाचारियों का बचाव हो सके। लेकिन अब हम लोगों ने ये ठाना है कि इस देश से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के कैंसर को भगाना, ये तय किया है हम लोग। और ये दूरदर्शिता, ये काल्पनिक क्षमता, ये मेहनत, ये पराक्रम और ये पुरुषार्थ, और देश की जनता लगातार अपने जनादेश के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी करती है। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा आपसे, रायगढ़ की पुण्य भूमि पे मुझे आने का अवसर मिला और इस पुस्तक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक जीवन, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के विचारों को आपके समक्ष रखने का अवसर मुझे दिया गया। आपने बहुत ही धैर्य के साथ मुझे सुना। आप सबका मैं हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं और प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पासवान जी। आपने जो विषय वस्तु पर प्रकाश डाला है उससे हम बहुत प्रभावित हैं। आप बिहार से चल के रायगढ़ आए हैं, अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला, इसके लिए एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध है कि इनका जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। श्रीमान आदरणीय गुरु प्रकाश जी पासवान का सम्मान हम प्रतीक चिन्ह देकर करना चाहते हैं।